हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आई होप आपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो जीके का और बायोलॉजी का जो भी सिलेबस चेंज हुआ है वो आपने अभी तक देख लिया होगा। साइंस में जो चेंजेस हुए हैं उनको अपन में ध्यान में रखते हुए अभी हमारी जो सीरीज चल रही है जनरल साइंस की, उसमें हमने जो केमिस्ट्री वाले टॉपिक पढ़ लिए थे और अब हम बायोलॉजी के टॉपिक ले रहे हैं जिनमें मैंने टिश्यू पढ़ा दिया है। अब हम आगे दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जनरल साइंस की कर रहे हैं उसके लिए भी, इसके अलावा रीट के लिए भी और लेवल स्टैंड की या फिर कोई भी बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ये जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ आपको पूरा एनसीईआरटी से बेस्ड है, यानी एनसीईआरटी से लाइन उठाई गई है। क्योंकि सारे जो आजकल आरपीएससी हो चाहे आरएसएसबी बोर्ड हो, सारे जो क्वेश्चंस उठाती है वो एज इट लाइन एनसीईआरटी से उठाती है ताकि हमें समझने में आसानी रहे। तो मैं नीतू सिंघल अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। चलते हैं आज की हम टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है। तो ये और समन्वय ये क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो मानव का शरीर होता है और जो प्लांट्स होती हैं इन पे सभी पे भी नियंत्रण होता है। तो प्लांट्स होते हैं उन पे जो नियंत्रण होता है, क्योंकि उनकी जो वृद्धि होती है उनमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, इसके कारण उनका जो नियंत्रण होता है केवल हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, एनिमल्स होती हैं उनमें जो नियंत्रण होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम द्वारा होता है। और दूसरा हमारा होता है एंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारा होता है उसके द्वारा हमारा किया जाता है। तो हमारा नियंत्रण का कार्य हमारे हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है, लेकिन हमें जो हमारे मनुष्य के अंदर ये जो समन्वय किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तो इसमें दोनों चीज़ दे रखी है, लेकिन पहले हमें नियंत्रण पढ़ने से पहले हमें इसका कोऑर्डिनेशन पढ़ना होगा। तो हम नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं, फिर आगे हम हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई तेज रोशनी में हमारी आंखों पर पड़ती है, तो या फिर हम किसी गर्म वस्तु को छू लेते हैं या फिर हमें किसी ठंडी वस्तु को छू लेते हैं, तो हमें तुरंत उस परिवर्तन का पता लग जाता है कि जैसे हमारी आंखें हैं ब्लिंक होने लग जाती हैं, हम तुरंत किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हम अपने हाथ को हटा लेते हैं। ये सब रेस्पॉन्स क्यों होते हैं, ये अनुक्रिया क्यों होती हैं, और इनको सबको बचाने के लिए हम गति करते हैं। यानी अचानक से हमारा हाथ का हटाना, ये हमारी गति होती है जो पेशी ऊतक को द्वारा होती है। लेकिन हमें पता कैसे चलता है, ये हमारे तंत्रिका ऊतक द्वारा हमें पता चलता है। यानी इसमें हमारा पूरा नर्वस सिस्टम हमारा काम करता है। यानी जो पर्यावरण की जो भी अनुक्रियाएं होती हैं ये गतियां सावधानी से किससे नियंत्रित की जाती है, हमारे तंत्रिका ऊतक द्वारा नियंत्रित किया जाती है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि जीवों में एक विशिष्टीकृत ऊतक का उपयोग नियंत्रण और समन्वय के कार्यों में किया जाता है। तो ये कार्य किसके द्वारा किए जाती हैं, ये कार्य जंतुओं में तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित और हार्मोन्स द्वारा समन्वित किए जाते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। पादपों में हार्मोन्स द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं क्योंकि इनमें तंत्रिका तंत्र एब्सेंट होता है। यानी हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र है सम्मिलित रूप से अन्य अंगों की क्रियाओं का समन्वय करते हैं, उन्हें एकीकृत करते हैं, जिससे सभी क्रियाएं एक साथ संचालित होती है। यानी ऐसा नहीं है कि हमने हाथ रख दिया उसके कई देर के बाद हम हाथ हटाते हैं, नहीं, सारी क्रियाएं हमारे जो सिस्टम होते हैं, बॉडी सिस्टम है, उसमें अचानक होती हैं। और ये सब क्रिया अचानक क्योंकि नर्वस सिस्टम है हमारा, एंडोक्राइन सिस्टम है, और पेशी ऊतक यानी अ, पेशी सिस्टम है हमारा, मस्कुलर सिस्टम है, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र क्या होता है और हमारा तंत्रिका तंत्र आगे कैसे कार्य करता है। ठीक है। मानव का जो तंत्रिका तंत्र है यानी नर्वस सिस्टम हम जिसको बोलते हैं, उसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं इसमें, मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक होता है हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होते हैं उसमें हमारे मस्तिष्क आता है, हमारी मेरुरज्जु आती है। मस्तिष्क हमारा जो ब्रेन होता है, जो हमारी ऊपर की जो सिर है हमारा, खोपड़ी होती है, उसके अंदर पाया जाता है, जो हमारी पूरे शरीर बॉडी की कंट्रोल पावर जिसके पास होती है, जिसे हम कंट्रोलिंग पावर भी बोलते हैं है, या फिर हम ब्रेन को हमारा कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। दूसरी होती है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु जिसको बोलती हैं, इसमें तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ये जो तंत्रिका हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसके अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो कि सारी जो सूचनाएं होती हैं वो हमारे कहाँ तक पहुँचाती हैं, ये हमारे ब्रेन तक पहुँचाने का काम करती है।
दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा कायिक तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब ये कैसे काम करते हैं? हमारे बॉडी के जो सामान्य अंग हैं उन पर ये काम करते हैं। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जैसे अचानक से हमको किसी चीज़ को देख के डर लगता है तो हमारी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है। ये सब क्रियाएं किसके कारण होती हैं? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा होती हैं। दूसरा होता है परानुकंपी तंत्र, जो इसके अपोजिट काम करता है। यानी फिर हमारी चीज़ वही चीज़ें फिर हमारे ये तो है ही नहीं है कि एक बार हमारी धड़कन बढ़ जाएगी, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो वही बना रहेगा, तो हम खत्म ही हो जाएंगे, हमारे ऑर्गन्स फेल हो जाएंगे। तो उस चीज़ को वापस से नॉर्मल लाने के लिए जो काम करता है वो हमारा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है। तो तंत्र हमारे दो प्रकार से काम करते हैं। कौन कौन से? अ, एक तो होता है हमारा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, दूसरा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। आज हम पहले इसमें मानव तंत्रिका तंत्र है, इसकी जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी के बारे में बात कर लेते हैं। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको ध्यान रख लेना। ये भी पूछ सकते हैं कि हमारा तंत्रिका तंत्र कितने भागों का बना होता है? दो भागों के। और या फिर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसमें क्या क्या सम्मिलित होते हैं। अब देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी जो हमारे पूरी बॉडी का सेंटर होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित होता है। फ्रेंड्स ध्यान रखना, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है, बोल्ड कर दिया है, कलरफुल कर दिया है, ताकि आपको लास्ट टाइम रिवीजन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। जहाँ पे सूचनाओं का संसाधन और नियंत्रण होता है, यानी हमारी जो इंफॉर्मेशंस होती हैं पहले चेक की जाती है, यानी प्रोसेसिंग होती है उनकी, और फिर उनका कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, ये सारी क्रियाएं किसके अंदर होती हैं? मस्तिष्क और मेरुरज्जु के अंदर सम्मिलित रूप से होती हैं। और ये क्या किससे बने होते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पाए जाते हैं मस्तिष्क। और फिर मस्तिष्क हमारे परिधीय तंत्रिका तंत्र, ये दोनों किससे मिलती होती हैं? तंत्रिकाओं से मिलकर होती है। यानी मस्तिष्क में हमारे परिधीय तंत्रिका तंत्र में कई सारी नर्व्स पाई जाती हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जुड़ी होती हैं। यानी मस्तिष्क और परिधीय तंत्रिका तंत्र में हमारी नर्व्स पाई जाती हैं और ये जो मस्तिष्क हमारे सीएनएस वाले भाग से जुड़ी होती हैं। तो ये एक नॉर्मल जो हमने इसका क्या कहते हैं परिचय देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया कि किस तरह से कौन कौन सा पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे डिटेल में हम बात करते हैं। अब ऐसे हमने देख लिया, जैसे परिधीय तंत्रिका तंत्र देखा, तो परिधीय तंत्रिका तंत्र है हमारा, मैंने बताया अभी, इसमें दो प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? इसमें दो प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, नर्व्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? संवेदी या अभिवाही, दूसरी चालक या अपवाही। तो नाम से पता चलता है, अभिवाही यानी अंदर आती है, अपवाही यानी बाहर की साइड ले जाती हैं। कैसे? आप ये दोनों ध्यान रख लेना क्योंकि पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। संवेदी या जो अभिवाही तंत्रिकाएं होती हैं वो उद्दीपन, उद्दीपन क्या होते हैं? जैसे हमने किसी भी चीज़ को छुआ तो वो एक हमारे लिए उद्दीपन हो गया, हमारी स्किन के लिए, को ऊतकों या अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तक ले जाने का काम करता है। यानी ऑर्गन टू सीएनएस तक, सीएनएस में क्या? मस्तिष्क तक ले जाने का काम करता है। जबकि जो चालक या अभिवाही तंत्रिका तंत्र है, जो फिर सीएनएस जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो भी उन सूचनाओं की प्रोसेसिंग करता है, फिर उसके बाद जो आदेश उसको देता है उसके आधार पर ये केंद्रिका तंत्र से संबंधित परिधीय ऊतक अंगों तक उसको पहुंचाती है। जिससे क्या है कि हम जैसे हमारे पास अब जैसे आपने कोई भी उद्दीपन है, उद्दीपन क्या हुआ? जैसे आपने किसी गर्म चीज़ को छुआ, ठीक है, आपने जैसे गर्म चीज़ को छुआ, ठीक है, आपकी स्किन है उसके द्वारा ये जो और हमारी जो संवेदी तंत्रिकाएं हैं, स्किन की जो संवेदी तंत्रिकाएं हैं उनके द्वारा तुरंत क्रिया की गई और उन्होंने इस संदेश को किसको पहुंचाया? हमारे सीएनएस को पहुंचाया। सीएनएस में किसको? मस्तिष्क को पहुंचाया। ठीक है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु होते हैं, वहाँ पे पहुंचाया। फिर वहाँ से मस्तिष्क ने तुरंत उसकी प्रोसेसिंग की और उसने एक नियंत्रण उसने एक आदेश दिया। किसको दिया? चालक या मोटर तंत्रिकाओं को, चालक या प्रेरक तंत्रिकाओं को आदेश दिया और उन्होंने बोला उनको, जो हमारा अंग था यानी हमारी जो उंगली हमारी लगी हुई थी या स्किन जो हमारी लगी हुई थी उसको आदेश दिया कि आप इसको तुरंत हटा लो, हाथ को हटा लो। तो ये सब क्रियाएं किससे हुई? ये संवेदी अभिवाही तंत्रिकाएं और चालक अभिवाही तंत्रिकाओं के नियंत्रण में
होती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से परिधीय तंत्रिका तंत्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मिलकर हमारे शरीर में काम करते हैं, हमारी पूरी बॉडी है उसका नियंत्रण करते हैं। ठीक है, ये तो है ही नहीं कि हमने एक बार हाथ रख दिया तो भाई हमारा हाथ रखा ही रहता है, और तो ऐसा होगा तो हम जल जाएंगे पूरे। परिधीय तंत्रिका तंत्र फिर आगे दो भागों में विभाजित होता है, जो हमने देखा था। कौन कौन सा? कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है वो पुनः दो भागों में, यानी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र में विभाजित होता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने ये देखा कि ये हम जो पढ़ेंगे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, वो जो हार्मोन्स वाला पार्ट पढ़ेंगे उसमें बताया हुआ है कि कैसे काम करता है। जैसे हमें किसी चीज़ से डर लग गया तो उसकी वजह से क्या होता है, या किसी चीज़ को देख के हमें रोना आता है, तो हमारे जो भाव होते हैं इससे हमारी जो बीपी बढ़ जाती है। ठीक है, हमारी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और श्वसन दर हमारी बढ़ जाती है, ये सब की ब्रीदिंग बढ़ जाती है। ये सब किससे होते हैं? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कारण होते हैं। फिर उसके कुछ टाइम के बाद जैसे ही हम नॉर्मल होते हैं तो हमारा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र जो सक्सेस वो सॉरी अपना काम शुरू कर देता है, और ये चीज़ें हमारी बॉडी की नॉर्मल हो जाती है। तो इस तरह से ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, जिससे हमारा शरीर विभिन्न क्रियाएं एक साथ कर सकता है। तो ये लाइन मैंने आपको बता दी कि जंतुओं में नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका और पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। ये ध्यान रख लेना आप, इंपॉर्टेंट लाइन है। अब हम पढ़ते हैं कि तंत्रिका ऊतक हमने देखा, तो तंत्रिका ऊतक किससे मिला होता है? मैंने इससे पहले जो पेशी टिश्यू वाला, नर्वस टिश्यू वाला टॉपिक पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया था कि जो कोई भी सेल्स होती हैं वो मिलकर टिश्यूज़ बनाती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। तो इसकी सेल्स को क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका, जिसे बोलते हैं हम न्यूरॉन सेल्स। ठीक है, सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, जिन्हें हम न्यूरॉन सेल कहते हैं। ये सेल्स क्या करती हैं? विभिन्न उद्दीपनों को पहचान कर ग्रहण करती हैं और इनका संचरण करती है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लगा लेना। पूछ सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र है उसकी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तंत्रिका कोशिका, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूरॉन। हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता इन्हीं तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत शिरों द्वारा लगाया जाता है। इसके आगे हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये कैसे काम करती है, यानी इस पे कुछ विशिष्ट सिरे होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमारे साथ कौन सी घटना हुई है। ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। कैसे? कि जैसे हम किसी भी चीज़ को छूते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, जैसे आँखों तेज रोशनी में अचानक से बंद हो जाती हैं, ये सब किससे होते हैं? हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होती हैं। जो कि हमारे कहाँ होती हैं ज्ञानेंद्रियाँ? जैसे हमारे आँख है, नाक है, स्किन है, जीभ है, ये सब क्या है? हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। तो आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये सब होती है हमारे सेंस ऑर्गन बोलते हैं, जिन्हें हम ज्ञानेंद्रियाँ भी कहते हैं। ठीक है, इन्हीं से हमें पता चलता है कि हमारे साथ हमारी बॉडी में क्या परिवर्तन हुए हैं। अब देखते हैं हम कि ये जो तंत्रिका कोशिका काम करती है, तो हमारे जो सूचना प्रक्रिया, मतलब हमारे किसी चीज़ को जो ग्रहण करने से जा लेकर हमारे जो अंदर हमारे सीएनएस तक कैसे काम होता है, तो इसको कहते हैं सूचना, इन्फॉर्मेशन। ग्राही अंग है सबसे पहले हमारा सेंस ऑर्गन। कोई भी जैसे किसी भी चीज़ को हमने छुआ या फिर आंखों से हमने देखा, तो यहाँ से ग्राही अंग से ये कहाँ पहुँचते हैं? डेंड्राइट तक पहुँचते हैं, जो कि न्यूरॉन का एक भाग है। यहाँ से फिर ये साइटोन पे जाती है, साइटोन से ये एक्सॉन में जाती है, और वहाँ से इसमें सिनेप्स में चली जाती है। तो इस तरह से हमारी पूरी सूचना का प्रसारण होता है। फिर ये एक सिनेप्स से दूसरा सिनेप्स जुड़ा होता है, ये दूसरे सिनेप्स पे चली जाती है, फिर वहाँ से ये वापस हमारे ऑर्गन्स पे पहुँच जाती है। और इस तरह से पूरे जो बॉडी है उसमें हमें एकदम से झंझनाहट होती है, पता चलता है कि हमारे साथ कुछ घटना घटी है। तो इस तरह से हमारे अंदर सूचनाओं का पता लगाया जाता है। आप इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसको याद कर लेना कि सूचना की प्रोसेस पूछ सकते हैं एक लाइन में, कि सूचना की जो प्रक्रिया है वो हमारे शरीर में कैसे होती है। अब हम आगे देख लेते हैं कि ये चीज़ क्या होती है। हालांकि मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था टिश्यू वाले टॉपिक में कि डेंड्राइट्स, साइटोन, कोशिका, एक्सॉन्स, ये क्या होते हैं। ये सूचना कैसे काम करती है? ये सूचना इसको मैं सूचना को बताने से पहले ऐसा करती हूँ, पहले आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता देती हूँ। जो तंत्रिका कोशिका होती है किससे बनी होती है? तीन भागों से मिलकर बनी होती है। अभी हमने देखे थे, एक डेंड्राइट्स हो गया, दूसरा हमारा साइटोन हो गया, और तीसरा पार्ट हमारा हो गया एक्सॉन। तीन पार्ट से मिलकर बनी होती है ये।
तीसरा पार्ट क्या हो गया हमारा, एक्सॉन हो गया। ठीक है, अब ये कैसे काम करते हैं, जैसे कि सबसे ये जो शाखा नुमा भाग होता है, सबसे बीच का भाग होता है, इसको हम साइटोन कहते हैं, जिसमें हमारा केंद्रक पाया जाता है और हमारा जो कोशिका द्रव्य है वो भी इसके अंदर ही पाया जाता है, यानी साइटोप्लाज्म ही हमारा इसके अंदर ही होता है। इसके साथ ही इसमें छोटे छोटे कण ऐसे पाए जाते हैं जिसे हम निस्सेल ग्रेनुल्स कहते हैं, ये ध्यान रख लेना। एंड निस्सेल कण कहाँ पाए जाते हैं, हमारे साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ये निस्सेल ग्रेनुल्स धीरे धीरे हमारे ये जो छोटी छोटी शाखाएं इससे साइटोन से निकली रहती हैं, ये जो आगे लगातार विभाजित होती रहती है, इन शाखाओं तक भी पाए जाते हैं और इन शाखाओं को हम कहते हैं द्रुमराक्ष, द्रुमरिका या डेंड्राइट्स इनको कहती हैं। इसके साथ ही फिर नीचे की साइड इसमें एक लंबा तंत्रिकाक्ष निकला होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। ये केवल एक होता है इनकी संख्या, और जबकि जो डेंड्राइट्स होते हैं इनकी एक छोटी छोटी कई शाखाओं में विभाजित होता है, इनकी संख्या कई होती है। ये जो शाखाएं होती हैं ये क्या होती हैं कि इनमें ये जो एक्सॉन होता है हमारा, सॉरी एक्सॉन, हमारा जो एक्सॉन वाला पार्ट होता है ये हमारे माइलिन शीट से ढका हुआ होता है। क्या होता है, माइलिन आवरण इस पे पाया जाता है। मतलब माइलिन आवरण से मतलब है ये जो है जो हमारे लिपिड वाले पार्ट से ढका रहता है, जिसे माइलिन आवरण कहते हैं। इस तरह से बीच बीच में ये इस तरह से ढका रहता है दोनों साइड से। अब ये जो माइलिन आवरण से ढका रहता है, इनके बीच में ये बीच बीच में गैप पाए जाते हैं। जो स्थान पाया जाता है, इन स्थानों को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम रेनवियर के नोड कहते हैं। फिर आगे रेनवियर नोड से आगे ये लास्ट में ये इसका जो शिरा है ये विभाजित हो जाता है, शाखित होता है। इस पर छोटी छोटी जो सिरा है, लास्ट सिरा है, उस पर सिनेप्स पाई जाती हैं, जिनको सिनेप्टिक पुटिकाएं कहते हैं, वेसिकल्स कहती हैं। ये इनमें क्या पाई जाती हैं, इनमें न्यूरो रसायन पाए जाती हैं। क्या पाए जाते हैं, न्यूरो रसायन पाए जाते हैं। और ये आगे फिर दूसरी जो सिनेप्स है उससे दूसरे न्यूरॉन है उसके आगे वाले भाग से जुड़े रहते हैं, फिर एक ऐसे ही नया न्यूरॉन बना होता है और इस भाग को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर को हम सिनेप्स कहते हैं, जहाँ पे दो न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और फिर ये अपने जो भी आवेग हैं उनको इस न्यूरॉन को ट्रांसफर करते हैं, इस न्यूरॉन से आगे वाले न्यूरॉन को जाता है। इस तरह से पूरे शरीर में हमारे तंत्रिका आवेगों का फैल जाता है। हमारी बॉडी उसके लिए हमारे मस्तिष्क में उसके लिए सूचनाएं दी जाती हैं। तो आपको समझ में आ गई होगी इसकी स्ट्रक्चर एक बार। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा फॉर्म में भी देख लेते हैं इस तरह से। तो आगे हाँ मैंने स्ट्रक्चर बता दिया आपको। तो किसी के जैसे द्रुमिका कहते हैं, सबसे ऊपरी भाग होता है, छोटे छोटे तंतु होती हैं ये जो साइटोन से निकलकर लगातार विभाजित होते हैं। लाइन ध्यान रख लेना, ये लगातार मैंने बताया था ना आपको, इस तरह से होते हैं। ये इस तरह से निकले हुए होते हैं, ये लगातार विभाजित होते हैं। बीच में हमारा साइटोन पाया जाता है जहाँ पे सूचनाएं उपार्जित की जाती हैं, यानी सूचनाओं को अर्जित किया जाता है। ग्राही अंगों से सबसे पहले सूचनाएं कहाँ पहुँचती हैं, डेंड्राइट्स पे पहुँचती हैं। फिर उसके बाद हमारा दूसरा होता है साइटोन वाला भाग। साइटोन जो भाग होता है उसमें कोशिका द्रव्य, कोशिकांग और निस्सेल के कण पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछ सकते हैं निस्सेल के कण कहाँ पाए जाते हैं, तो मुख्य रूप से साइटोन में पाए जाते हैं। या फिर ये पूछ सकते हैं कहाँ नहीं पाए जाते हैं, तो एक्सॉन में या तंत्रिकाक्ष में नहीं पाए जाते हैं। अब देखते हैं साइटोन कैसे काम करता है। डेंड्राइट से जो सूचना है जब यहाँ पे पहुँचती है तो ये विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है, यानी विद्युत जैसे हमारे करंट लगता है ना, वैसे ही ये यहाँ पे एक विद्युत आवेग यहाँ पे उत्पन्न होता है साइटोन में। फिर ये विद्युत आवेग आगे कहाँ जाता है, एक्सॉन वाले पार्ट में चला जाता है। एक्सॉन जो होता है इसकी संख्या 1 होती है। यह माइलिन के आच्छत पाई जाती हैं और इनके बीच जो स्पेस होता है जिसे हम रेनिवर के नोड कहते हैं। मैंने बताया था ना कि इस तरह से ये जो एक्सॉन निकला होता है ये इस तरह से एक फास्फोलिपिड से स्फिग्नोलिपिड से ढका रहता है, यानी फैट से ढका रहता है, जिसे माइलिन के आच्छत कहते हैं। इनके बीच बीच में स्थान पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, रेनवियर के नोड कहते हैं। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, ये हमने देख लिया इसके कि इसमें आपको ये ध्यान रखने हैं क्योंकि पॉइंट्स आप पूछे जाएंगे तो इस तरह से पॉइंट्स के रूप में ही इसमें पूछने की संभावना रहेगी। इसके अलावा इसका जो दूरस्थ भाग होता है वो शाखित होता है। मैंने बताया ना कि एक्सॉन है वो नीचे जाता है, फिर इस तरह से ये डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे भागों में, है ना, अलग अलग भागों में डिवाइड होता है, जिन पर ये नीच लास्ट वाला भाग है वो इनका फूला हुआ होता है, जिसका अंतिम छोर लड़ीनुमा होता है, जिसे हम
सिनेप्टिक नोब कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नोब कहते हैं। इनमें सिनेप्टिक वेसिकल्स पाई जाती हैं जिनमें रसायन या न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। जहां इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है, क्योंकि साइटोन से तंत्रिकाक्ष एक्सॉन में जो आवेग आवेग आया था वो किस रूप में आया था? हमारे विद्युत रूप में आया था। ये जो विद्युत आवेग आता है हमारे साइटोन से, इस आवेग को फिर आगे न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा रासायनिक आवेग में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद ये रासायनिक आवेग हो गया है जिससे ये आगे संचारित हो सके, और रासायनिक आवेग के रूप में ही ये पूरी बॉडी में संचारित होता है। और इसके अलावा दो न्यूरॉन्स के बीच का जो रिक्त स्थान है उसे हम सिनेप्स कहते हैं। मैंने बताया था ना कि एक न्यूरॉन है पूरा, फिर इस न्यूरॉन के जो आगे वाला भाग है वो दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा रहता है। इनके बीच के स्थान को हम क्या कहते हैं? सिनेप्स। यानी दो न्यूरॉन्स को, इंपॉर्टेंट लाइन है, दो न्यूरॉन्स को जोड़ने वाले भाग को हम क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, इसकी स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब मैं इसकी आपकी प्रोसेस बता देती हूँ कि कैसे काम करता है। तो ये कैसे काम करता है हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, इसमें जो ग्राही अंग है, ग्राही अंगों से डेंड्राइट्स पे पहुंचती है सबसे पहले सूचना। ठीक है, यहाँ से ये साइटोन में जाती है। ग्राही अंग से साइटोन तक जो सूचना जाती है वो किस रूप में जाती है? हमारे विद्युत आवेग के रूप में जाती है। ठीक है, फिर यहाँ से ये सूचना कहाँ जाती है? एक्सॉन में जाती है। अब एक्सॉन में जाती है तब भी विद्युत आवेग के रूप में जाती है। फिर एक्सॉन का जो अंतिम सिरा है, यहाँ पर क्या पाई जाती है? छोटी छोटी सिनेप्टिक वेसिकल्स, पुटिकाएं पाई जाती हैं जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, और यहाँ से जो सूचनाएं होती हैं वह किस रूप में जाती हैं? रासायनिक आवेग के रूप में जाती हैं, और जो पूरे शरीर को फैला दी जाती है। अब ये जो सिनेप्स होते हैं, इससे आगे फिर सूचना है वो दूसरे डेंड्राइट्स में पहुंच जाएगी, और इस तरह से पूरी तंत्रिका तंत्र में ये सूचना हमारी फैल जाती है। जो भी घटना, जैसे हमारे एकदम से आंखों की पलक झपकती है, हम किसी गर्म या ठंडी वस्तु को छूते हैं तो हमारे शरीर में कंपन होती है, किसी चीज़ का झटका लगता है, तो ये सब क्रिया किससे होती है? ये सूचना प्रक्रिया हमारे इस तरह से काम करती है। तो ये सूचना एक तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट सिरे द्वारा अर्जित की जाती है। ओके, और एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा करती है। सबसे पहले विद्युत आवेग मैंने बता दिया आपको, विद्युत आवेग पैदा होता है। यह आवेग दुमिका से कोशिका साइटोन तक जाता है, फिर एक्सॉन में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। यानी एक्सॉन के अंतिम सिरे तक विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। फिर ये जो एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग है, रसायन जो इसकी सिनेप्टिक न्यूरो वेसिकल्स में पाए जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, उसके द्वारा रसायनों का निर्माण करता है, रसायन बनाता है। ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्टिक दरार को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग उत्पन्न करते हैं। यानी दो न्यूरॉन्स के बीच में जो आवेग होते हैं वो रासायनिक आवेग के रूप में होते हैं। फिर जब ये वापस से दूसरी तंत्रिका कोशिका पर पहुंच जाते हैं तब ये विद्युत आवेग के रूप में काम करने लग जाते हैं। तो ये भी आप थोड़ा सा आपको दिमाग में रख लेना कि एक डेंड्राइट से एक्सॉन तक जो आवेग है विद्युत आवेग होते हैं, फिर एक एक्सॉन के अंतिम सिरे से दूसरी न्यूरॉन तक पहुंचने तक, जिसके बीच के भाग को हम क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं, उसमें रासायनिक आवेग पाए जाते हैं। यह शरीर में तंत्रिका आवेग की सामान्य प्रक्रिया है। मतलब इस तरह से तंत्रिका, पूरे शरीर में तंत्रिका आवेग का हमारा निर्धारण होता है। एक सिनेप्स से ऐसे आवेग को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथियों तक पहुंचाया जाता है, जहां से या तो ग्रंथियों तक पहुंचा जाते हैं तो हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और पेशी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है तो हमारा शरीर के हाथ पैर जो भी है वो गति करते हैं। तो तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। यानी विभिन्न तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन कोशिकाओं से मिलकर तंत्रिका ऊतक बनता है, और यह सूचनाओं का विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन करता है। यानी विशिष्ट रूप से संवहन का कार्य करता है, जिससे हमारे शरीर में गति होती है। क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछ लिया गया, पहले भी क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, पूछ सकते हैं आपसे। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? जब हमारे शरीर का कोई अंग अत्यधिक गर्म, ठंडी, नुकीली वस्तु या जहरीले या डरावनी जानवर के संपर्क में आता है तो अचानक से घटना होती है। तो अचानक से जो भी घटना का हम अनुभव करते हैं वो क्या होता है कि ये एक अनैच्छिक क्रिया है। मतलब अचानक से हम हाथ को हटा लेते हैं, आंखों को बंद कर लेते हैं, किसी चीज़ को सामने देख के हम भाग जाते हैं,
या कोई डरावने जहरीली चीज़ सांप वगैरह देख लिया या शेर देख लिया तो हम अचानक से वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं। ये सारी क्रियाएँ हमारे शरीर में कैसे होती हैं, अचानक से होती हैं। यानी मतलब ऐसा नहीं है कि हम पहले सोचेंगे फिर भागेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये जो पूरा अनुभव हम करते हैं वो एक क्रियाविधि द्वारा होती है जिसको हम अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। ये कैसे होती है? ये हमारा जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है उसमें उद्दीपन होता है, और ये उद्दीपन केंद्रीय तंत्रिका के भाग विशेष मस्तिष्क की अनुपस्थिति, मतलब इस टाइम कहते हैं ना हमारा दिमाग काम नहीं करता, तो हमारा इस टाइम अचानक से जब कोई भी क्रिया होती है तो हमारा दिमाग मस्तिष्क की एब्सेंस में भी कुछ क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं। इन अनैच्छिक क्रिया को ही हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। आप ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब हम कोई चीज़ का अनुभव करते हैं जो अचानक से हमारे शरीर में कोई क्रिया होती है, जो अनैच्छिक क्रिया अचानक से होती है, वो परिधीय तंत्रिका तंत्र द्वारा होती है, लेकिन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मस्तिष्क की अनुपस्थिति में होती है, लेकिन मेरु रज्जु की उपस्थिति में होती है। उस क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहती हैं। ये तो लाइन हो गई एनसीईआरटी की। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि शरीर में जब किसी उद्दीपन के कारण तीव्र स्वतः अनैच्छिक क्रिया होती है जिस पर हमारे मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता है, वो प्रतिवर्ती क्रिया होती है, कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। और ये किसके नियंत्रण में होती है? मेरु रज्जु के नियंत्रण में होती है। ध्यान रख लेना, प्रतिवर्ती क्रिया है वो मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होती है, मेरु रज्जु के नियंत्रण में होती है। जैसे आग की लौ से अपना हाथ खींच लेना, भूखा होने पर हमारे मुंह में पानी आना, किसी शेर को सांप को देख लेने पर अचानक से भागने की कोशिश करना, ये सारी क्रियाएं कैसे होती हैं? हमारे अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो किसके नियंत्रण में होती है? मेरु रज्जु के नियंत्रण में होती हैं, और इनको हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अब इसके द्वारा फिर पूरी क्रिया जो होती है वो कैसे होती है, कैसे काम करते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। ये क्या होता है? प्रतिवर्ती जो क्रिया होती है वो एक पूरे पथ के रूप में होती है जिसमें अभिवाही या न्यूरॉन है वो ग्राही अंगों से ग्रहण होते हैं, फिर अपवाही या न्यूरॉन प्रभावक या उत्तेजक भाग तक पहुंचते हैं जो कि एक निश्चित क्रम में लगे होते हैं, से बना होता है। इसमें क्या होता है कि अभिवाही जो न्यूरॉन है संवेदी अंगों से संकेतों को ग्रहण करते हैं, पृष्ठ तंत्रिका मूल यानी सीएनएस जो होता है हमारे, उसके मेरु रज्जु के द्वारा आवेगों का संप्रेषण करते हैं। यानी हमारे जो अभिवाही न्यूरॉन्स हैं, जैसे हमने कोई ग्राह्य, जैसे किसी चीज़ को हाथ को छुआ तो हमारी जो मेरु असंवेदी अंग है वो सूचना को कहाँ पहुँचाते हैं? मेरु रज्जु में पहुँचाते हैं। फिर मेरु रज्जु से वो सूचनाएं प्रेरक अभितंत्रिका तंत्र तक पहुँचती हैं, वहाँ से ये प्रभावक अंगों तक पहुँचती हैं। इन संकेतों को प्रभावी अंगों तक पहुँचाने का कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार ये उद्दीपन और प्रतिवर्ती क्रिया मिलकर प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है। यानी किसी चीज़ को छूने पर अचानक से हमारी क्रिया होना, हाथ को हटाना, मुंह में लार का आना, फिर चली जाना, ये प्रतिवर्ती क्रियाएं हमारे उद्दीपन जो होता है, मतलब जिसको हम छूते हैं, उन दोनों से मिलकर होती हैं, और ये क्या होती है? एक प्रतिवर्ती चाप का निर्माण करती हैं। तो प्रतिवर्ती चाप कैसे काम करता है? सबसे पहले कोई भी उद्दीपन है जैसे हमारे ग्राही अंग द्वारा ग्रहण किया जाता है, उसको फिर अभिवाही तंत्रिका या संवेदी तंत्रिका तक पहुंचाया जाता है, वहां से ये सीएनएस हमारे मेरु रज्जु में जाती हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, प्रतिवर्ती चाप मस्तिष्क की अनुपस्थिति में होता है। फिर मेरु रज्जु से ये अपवाही प्रेरक तंत्रिका तंत्र तक पहुंचते हैं, फिर वहां से ये प्रभावी अंग को निर्देश देते हैं जिससे हमारे तुरंत क्रिया हो जाती है। और ये एक अनैच्छिक क्रिया के रूप में होती है। आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना क्योंकि ये पूछा गया है पहले भी प्रश्न कि प्रतिवर्ती चाप है वो किस तरह से काम करता है, या फिर उसका सही जो क्रम है वो क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट आप लगा लेना, इसको याद कर लेना कि प्रतिवर्ती चाप कैसे होता है। सबसे पहले उद्दीपन हमारे ग्राही अंगों में पहुंचता है, वहां से ये अभिवाही तंत्रिका या संवेदी तंत्रिका पर जाता है, फिर वहां से ये मेरु रज्जु में जाता है या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भी बोल सकते हैं इसको, फिर अपवाही प्रेरक तंत्रिका तंत्र में जाता है, फिर वहां से ये प्रभावी अंगों तक पहुंचता है। तो इसका ये डायग्राम भी दे रखा है कि कैसे काम करता है, इसको हम देखें। तो सबसे पहले क्या हुआ, जैसे हमारे कोई भी एक जैसे पैर है, हाथ है, किसी पर भी ले लो, कोई भी पिन चौबाई या लो, तो एक उद्दीपन उत्पन्न हुआ। ये उद्दीपन है सबसे हमारी जो मांसपेशियों ने ग्रहण किया। ये उद्दीपन जैसे ही मांसपेशियों ने ग्रहण किया, इसका अभिवाही पथ, हमारी अभिवाही तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो गई। यहाँ से ये जो सूचना है हमारे पास कहाँ पहुँच गई? सीएनएस में, यानी मेरु रज्जु में हमारे पास पहुँच गई। कहाँ पहुँच गई? ये मेरु रज्जु में। मेरु रज्जु में पहुंचने के बाद उन्होंने यहाँ से फिर ये सूचनाएं वापस से प्रेरक तंत्रिका, अभिवाही तंत्रिका द्वारा यहाँ से प्रेरक तंत्रिका तंत्र हमारा सक्रिय हुआ। जैसे देखो ना, ये एरो लग रहा है इधर की साइड, यहाँ से ये अपवाही पथ हमारा काम करता है और ये प्रेरक प्रभावक अंगों तक पहुंच जाता है। हम तुरंत हाथ को या पैर को हटा लेते हैं। इस तरह से ये पूरा प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है। इसका यह भाग पेशियों को गति करने का
आदेश देता है तो तंत्रिका इन संकेतों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य भी करती हैं। पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती हैं। जो तंत्रिकाएं होती हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच में एक बंडल के रूप में पाई जाती हैं। प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनते हैं। हाँ, हालांकि कुछ सूचनाएं ये मस्तिष्क को भी बाद में पहुंचाते हैं, ताकि हम बाद में सोचते हैं ना कि हमने ऐसा क्यों किया या हमारे साथ ऐसा हो जाता, तो ये सूचनाएं बाद में ये मेरुरज्जु मस्तिष्क को भी देता है। लेकिन अचानक से जो क्रिया होती है वो काम पहले मेरुरज्जु द्वारा ही किया जाता है। तो आप ये ध्यान रख लेना, एक तो प्रतिवर्ती चाप है वो कैसे काम करता है, दूसरा प्रतिवर्ती चाप किसके नियंत्रण में होता है, मेरुरज्जु में, या प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु की उपस्थिति में होती हैं और ये एक अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने देख लिया कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो किस तरह से किससे मिलकर बना होता है, कैसे उसमें सूचनाओं का प्रसारण होता है, उसके अलावा प्रतिवर्ती क्रिया प्रतिवर्ती चाप क्या होते हैं। अब हम कल की वीडियो में देखेंगे कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी लोगों को शेयर करो ताकि उन्हें भी उनका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।